और उसके बाद फिर हम एमआई की बात कर लेते हैं। तो देखिए एमआई क्या होती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मोस्ट ऑफन ड्यू टू रेप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग। तो कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग के रेप्चर की वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, यानी मायोकार्डियम में इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है, यानी नेक्रोसिस हो जाती है। तो वही देखिए क्या बताया गया, एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक बायोमार्कर। तो देखिए यहाँ पे कार्डियक बायोमार्कर इंक्रीज हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए CK-MB और ट्रोपोनिन, ये कार्डियक बायोमार्कर है, ये इंक्रीज हो जाएंगे। और यही डायग्नोस्टिक फीचर है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। जब हम अनस्टेबल एंजाइना की बात किए थे तो यहाँ पे देखिए बताया गया था कि नो कार्डियक बायोमार्कर एलिवेशन। तो इसमें फ़र्क और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यही है कि CK-MB और ट्रोपोनिन ये इंक्रीज हो जाएंगे। और ये CK-MB ये 2 to 4 आवर में इंक्रीज होंगे और ये डाउन होते हैं लगभग 2 to 3 डेज में, ठीक है। जबकि ये ट्रोपोनिन ये एलिवेट हो जाता है 2 to 4 आवर में और ये एलिवेट रहता है लगभग 7 डेज तक, ठीक है। इस वजह से ये ट्रोपोनिन ये बहुत ही अच्छा कार्डियक बायोमार्कर है। और इसमें ट्रोपोनिन 2 तरह के होते हैं, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। तो ट्रोपोनिन आई जो होता है ये सबसे अच्छा कार्डियक बायोमार्कर होता है, तो ये हम यहाँ पे बता दिए। और इसमें भी देखिए 2 तरह के होते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब शुरू में होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन तो ये सब एंडोकार्डियल होता है। तो सब एंडोकार्डियल देखिए ये है, ये देखिए सब एंडोकार्डियल जो अभी हम यहाँ पे बात करके आए। बस यहाँ पे फ़र्क क्या हुआ कि ये इरिवर्सिबल है, जबकि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में ये रिवर्सिबल था, ठीक है। तो यही है, यहाँ पे सब एंडोकार्डियल है तो सेम वही फाइंडिंग आएगी। तो सब एंडोकार्डियल होने की वजह से देखिए यहाँ पे वही बताया गया, सब एंडोकार्डियम इनर 1/3 स्पेशली वनरेबल टू इस्कीमिया। तो यही इनर 1/3 जो है यही सबसे ज़्यादा इस्कीमिया के उसमें रहते हैं, ठीक है, रिस्क फैक्टर में। और उसके बाद ST सेगमेंट डिप्रेशन। तो इसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन हमको देखने को मिलेगा, क्यों, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम बात किए यही सेम चीज़ अनस्टेबल एंजाइना और स्टेबल एंजाइना में भी बात किए थे। बस फ़र्क ये था कि ये दोनों रिवर्सिबल इंजरी है और यहाँ पे MI की कंडीशन में ये इरिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है। तो ये हमने ये देख लिया ECG चेंजेस वगैरह। अब ये वाला देखिए ST सेगमेंट एलिवेटेड MI। तो ST सेगमेंट एलिवेटेड MI में देखिए ट्रांसम्यूरल होता है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए ट्रांसम्यूरल ये होता है, यहाँ पे देखिए वही हमने बनाया ट्रांसम्यूरल होगा। और फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियल इन्वॉल्व, तो फुल थिकनेस ऑफ मायोकार्डियम इन्वॉल्व है देखिए ये। और ST सेगमेंट एलिवेशन, इसमें ST सेगमेंट एलिवेशन हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये वाली कंडीशन है जो कि हमको वैसोस्पास्टिक में देखने को मिली थी। तो यहाँ पे देखिए ST सेगमेंट एलिवेशन क्यों देखने को मिलेगा, हमको अच्छे से मालूम चल गया। बस यहाँ पे वैसोस्पास्टिक एंजाइना और ST सेगमेंट एलिवेटेड MI में फ़र्क क्या है कि ये रिवर्सिबल इंजरी है और ये इरिवर्सिबल इंजरी है, ठीक है। तो ये फ़र्क हमको समझ में आ गया। और उसके बाद इसमें देखिए पैथोलॉजिकल क्यू वेव भी हमको देखने को मिल सकती है। तो ये हमारा हो गया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसमें हमने इसको देख लिया। इसमें देखिए ST सेगमेंट एलिवेट नहीं होता है बल्कि डिप्रेस होता है, इस वजह से इसको नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI बोला जाता है। और इसमें ST सेगमेंट एलिवेटेड होता है तो इसको ट्रांसम्यूरल भी बोला जाता है और ST सेगमेंट एलिवेटेड MI भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए हम कंपेयर कर लेते हैं स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन ST सेगमेंट एलिवेटेड MI और ST सेगमेंट एलिवेटेड MI को। तो देखिए पेन की बात करें तो देखिए इसमें एक्सर्शनल पेन देखने को मिलेगा, अनस्टेबल एंजाइना में माइल्ड एक्सर्शनल और एट रेस्ट, ठीक है। तो माइल्ड एक्सर्शन या रेस्ट में भी पेन देखने को मिलेगा। तो ये रेस्ट वाला देखिए क्लासिकल फीचर है डिफ्रेंशिएट करने में एंजाइना स्टेबल में और अनस्टेबल में, ठीक है। और इसमें देखिए एट रेस्ट पे भी पेन देखने को मिलेगा, इसमें भी रेस्ट पे पेन देखने को मिलेगा, क्योंकि इरिवर्सिबल इंजरी होगी तो पेन देखने को मिलेगा ही। और ट्रोपोनिन लेवल की बात करें तो देखिए ये स्टेबल एंजाइना में नो एलिवेशन, इसमें भी नो एलिवेशन, क्योंकि ये रिवर्सिबल सेल इंजरी है, यहाँ पे नेक्रोसिस नहीं हो रही है तो कोई एलिवेशन नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए ये दोनों रिवर्सिबल इंजरी है और दोनों में नेक्रोसिस होती है, इस वजह से यहाँ पे एलिवेटेड देखने को मिलेगा ट्रोपोनिन। और उसके बाद इन्फार्क्शन की बात करें, देखिए यहाँ पे इन्फार्क्शन नहीं हुआ है और यहाँ पे सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है और यहाँ पे ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्शन हुआ है, ठीक है। ECG चेंजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए नन लिखा है, लेकिन इसमें ST सेगमेंट डिप्रेशन भी देखने को मिल सकता है। देखिए यहाँ पे भी वही बताया गया कि पॉसिबली विद ST सेगमेंट डिप्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद पॉसिबल ST सेगमेंट डिप्रेशन, तो इसमें देखिए अनस्टेबल एंजाइना में भी हम बात किए थे कि स्टेबल अनस्टेबल दोनों में ये वाली कंडीशन होती है और इस वजह से ST सेगमेंट डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है, ये हुआ। और उसके बाद इसमें देखिए यही कंडीशन है तो इसमें भी ST सेगमेंट डिप्रेशन हमको देखने को मिलेगा। और इसमें देखिए ये ट्रांसम्यूरल होता है, इस वजह से इसमें ST सेगमेंट एलिवेशन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने बात किया इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में एंजाइना की और उसके साथ साथ हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की बात की। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्शन और ट्रांसम्यूरल दोनों की हमने बात कर ली। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे स्टेबल एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना में फ़र्क देखा, वैसोस्पास्टिक एंजाइना को भी देखा।
और उसके बाद फिर हमने स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई को भी कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो सब में एक ही चीज़ है। और यहाँ पे ईसीजी फाइंडिंग की जो बात है, अगर इस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो वैसे स्पास्टिक में और ट्रांसम्यूरल एमआई में ये वाली कंडीशन होती है, इस वजह से एसटी सेगमेंट एलिवेटेड होता है, और बाकी स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना और इसी तरीके से सब एंडोकार्डियल एमआई में ये वाली कंडीशन होती है, इस वजह से एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अच्छा, हम यहाँ पे एक चीज़ और बात करते चलें। ये देखिए, स्टेबल एंजाइना में जब हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मान लो हुआ तो यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है, तो फाइब्रोसिस की वजह से ये आर्टरी डायलेट नहीं होगी। तब नाइट्रोग्लिसरीन का फ़ायदा क्या हुआ? नाइट्रोग्लिसरीन का फ़ायदा यहाँ पे ये होता है कि जब हम नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं तो ये वेंस को डायलेट कर देता है। जब वेंस डायलेट हो जाएंगी तो प्रीलोड कम हो जाएगा, और जब प्रीलोड कम होगा तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम हो जाएगा, और जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कम होगा तो हार्ट की रेडियस, वेंट्रिकल की रेडियस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट को कम प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा। ओवरऑल क्या हुआ कि मायोकार्डियम को लेस वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, इसका वर्क कम हो जाएगा। और यही नाइट्रोग्लिसरीन ये आफ्टर लोड को भी डिक्रीज कर देता है, और जब आफ्टर लोड को डिक्रीज करेगा तब वेंट्रिकल को जो आउटपुट देना है वो जनरेट करने में कम फोर्स लगेगी, इस वजह से हार्ट का लोड कम हो जाएगा। तो देखिए, इसमें भी लोड कम हो रहा है, इसमें भी लोड कम हो रहा है, तो इस वजह से ये नाइट्रोग्लिसरीन फायदेमंद है, ठीक है। और ये बिल्कुल हमारे जहन में ना रहा है कि नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे काम करती है, बल्कि नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पे कुछ नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, ठीक है। और नाइट्रोग्लिसरीन बस कार्डियक मसल्स के वर्क को कम कर देगी, जिसकी वजह से डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाएगी। उसकी वजह से जो यहाँ से हल्का फुल्का ऑक्सीजन आ रहा है वो भी इसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ।